नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में 4 तारीख से पहले यानी वोटों की गिनती से पहले रोज बवाल पे बवाल हो रहा है। रोज बवाल पे बवाल हो रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में बवाल का लंबा इतिहास रहा है। हिंसा, डराना, धमकाना, यह सब पश्चिम बंगाल की राजनीति का जैसे उसका डीएनए बन गया था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पोलिंग तो शांतिपूर्ण करवा दी, लेकिन उसके बावजूद बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जब हम दो टूक में मिले थे तो मैंने उस वक्त आपको तमाम चीजों से अपडेट किया था, क्योंकि कल जब हम दो टूक में बैठे थे तो नेताजी स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम बने थे, जहां पर ईवीएम सुरक्षित रखी गई थी, उसके बाहर जो है हंगामा चल रहा था। ऐसा हंगामा चल रहा था कि टीएमसी के 2 नेता धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद जो आरोप लगाए टीएमसी ने, उसके ऊपर बाकायदा रात 11 बजे चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये तमाम जो ड्रामा हो रहा था, ये कल हमने दो टूक में दिखाया था। और दो टूक देखने के बाद आप लोग अपने घरों में सो गए होंगे, जाहिर सी बात है। रात 11 बजे दो टूक खत्म हुआ, आप लोग 12 बजे 1 बजे तक अपने अपने घरों में सो गए होंगे। लेकिन ममता बनर्जी कल रात 2 बजे तक बंगाल की सड़कों पर घूम रही थी, कोलकाता की सड़कों पर घूम रही थी रात 2 बजे तक। और 2 बजे तक सड़कों पर इसलिए घूम रही थी क्योंकि उन्होंने, वहां पर बारिश हो रही थी, उस बारिश के बीच भी 4 घंटे, जी हां 4 घंटे एक स्ट्रांग रूम में के बाहर वो जाकर बैठी रही। 4 घंटे तक एक स्ट्रांग रूम में बैठी रही, भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में, जहां से उनका और शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला हो रहा है। तो 4 घंटे वो स्ट्रांग रूम में बैठी, उसके बाद वो बाहर गई, रात 2 बजे तक कोलकाता की सड़कों पर थी। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक जुझारू नेता हैं, लड़ाकू नेता हैं। वो हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जमीन से जुड़ी नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रात 2-2, 3-3 बजे तक जगकर वो जमीन पर रहती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल जो कुछ हो रहा था, या फिर यूं कहें कि 29 तारीख को मतदान खत्म होने और एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद जो कुछ हो रहा है, वो सब देखकर ममता के जुझारूपन की याद जरूर आती है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का जो जुझारूपन दिख रहा है ना, उसमें पैनिक ज्यादा है, उसमें ड्रामा ज्यादा है, सब्सटेंस कम है। ड्रामा ज्यादा है, सस्पेंस जो है, सब्सटेंस कम है। और ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आज कहा कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि इस बार बंगाल की जनता ने उनके खिलाफ जनमत दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर बैठ गए, धरना दिया, चुनाव आयोग पर कुछ झूठे आरोप लगाए, और उसके बाद ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम 4 घंटे में बरसात के बीच जाकर बैठी, वो सब ये दिखाता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी दरअसल 4 मई को हार के बाद के बहानों की तलाश कर रहे हैं, बहानों की तलाश कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह सकती हैं, और वो कह भी रही हैं, टीएमसी पहले दिन से, जब से ये पश्चिम बंगाल का चुनाव की बात चर्चा शुरू हुई है, तब से लगातार अगर आप देखेंगे तो इस पूरे पीरियड में ममता बनर्जी ने सिर्फ आरोप और आरोप लगाए हैं। हालांकि वो 15 साल से सरकार में है, 15 साल से वो शासन में है। बेहतर तो यह होता कि ममता बनर्जी पब्लिक के बीच जाकर अपने 15 सालों का हिसाब देती कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को कैसे बदल दिया, पश्चिम बंगाल को उन्होंने क्या क्या दिया,
पश्चिम बंगाल में कैसे डेवलपमेंट हुआ, पश्चिम बंगाल में कैसे लोगों की जिंदगी बदली, पश्चिम बंगाल में कैसे लोगों की आय बढ़ी, उनको यह सब हिसाब देना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी इसमें से कोई भी हिसाब नहीं दे रही थी। वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ आरोप और आरोप लगाती रही। कभी एसआईआर पर आरोप, कभी चुनाव आयोग पर आरोप, कभी अदालतों पर आरोप, कभी अपनी विपक्षी पार्टियों पर आरोप, कभी कार्यकर्ताओं पर आरोप, कभी जनता पर आरोप। वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रही थी। और एसआईआर से लेकर अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, अब वो स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। ये सब कुछ जो दिखा रहा है वो ये कि ममता बनर्जी पैनिक में है। हालांकि हम फिर से कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल हैं, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। हम इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से नहीं मान रहे, लेकिन ऐसा लगता है ममता बनर्जी और टीएमसी इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं और वो अपने हार के कारण तलाश रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में ड्रामा की कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में ड्रामे की जगह नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी डेमोक्रेसी में ड्रामा ही ड्रामा कर रही हैं। आज इस पर चर्चा जरूरी है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पैनिक, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, ये ममता बनर्जी का पैनिक जो है, ये बंगाल का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। हमने पिछले 30 सालों में ममता बनर्जी को इतने पैनिक में नहीं देखा। जब उन पर लेफ्ट के लोग सड़कों पर हमले करते थे, तब भी ममता बनर्जी इतने पैनिक में नहीं होती थी, लेकिन आज वो पैनिक में दिख रही हैं और उनकी पूरी पार्टी पैनिक में दिख रही है। उनके सांसद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। कल्याण बनर्जी, उनके वो सांसद जो लोकसभा में सवाल कम उठाते हैं और एक्टिंग ज्यादा करते हैं, मिमिक्री ज्यादा करते हैं, और जिन्होंने ज्ञानेश कुमार की उंगलियां काटने की बात कही थी, वो कल्याण बनर्जी आज उन्होंने सीधा सीधा अमित शाह को धमकी दी, केंद्रीय गृह मंत्री को। वो कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनको, उनके लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि जब बंगाल में आएंगे अमित शाह तो उनके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये उनका डर और पैनिक है और कुछ नहीं। आज इस पर चर्चा करेंगे। ड्रामा हाई क्योंकि दीदी घबराई, आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, जरा दीदी के कुछ जो ड्रामेटिक अंदाज हैं वो भी आपको दिखाता हूं, उनके बयान भी सुनवाता हूं और विपक्ष क्या कह रहा है वो भी सुनिए। जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। धर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। अरे चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे, उसके बाद इसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी। देखिए, टीएमसी जैसे तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसके एटीट्यूड में लग रहा है कि वो ऑलरेडी हार स्वीकार कर लिया है। और उसका बाद भी ऐसा विपक्ष जैसा बात भी उनको देख रही हूँ कि विपक्ष जैसा उन लोगों का एटीट्यूड भी देख रही हूँ। ये तो हम लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जनता कॉन्फिडेंट है, हम लोग भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो लोग इतना आत्मविश्वास उसका नहीं है। इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे,
तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे और हम सब कैंडिडेट सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। तो वो मिट्टी का महक पहचानती है, आने वाला कल को देख सकती है, वो देख सकती है। ये सिर्फ सरकार नहीं जा रहा है, उसका पार्टी जा रहा है, इसलिए स्टेज से ही बोल दिया अगर तृणमूल रहे तो फिर देखा होगा। क्यों बोली है उन्होंने ये बात? अगर कोई पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समझती है चुनाव का तो ममता बनर्जी है। ये नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव तो खत्म हो गए, अभी घबराए हुए लगते हैं ममता बनर्जी को, और घंटों भर इस तरीके की हरकत करते हुए उन्होंने साबित कर दिए हैं कि बंगाल में एक जोकर जरूर है, उस जोकर के नाम ममता बनर्जी। तो आपको तमाम बयान मैंने सुनाया और ममता बनर्जी के विरोधी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मिट्टी की महक सूंघ लेती हैं। उनको राजनीति का, चुनावी राजनीति का बहुत गहरा ज्ञान है और उसी ज्ञान से, उसी ज्ञान चक्षु से वो 4 तारीख को शायद अपनी हार देख रही हैं। इसीलिए ये ड्रामा हाई है। इसी बात चर्चा करेंगे, ड्रामा हाई, दीदी घबराई। मेरे साथ 5 मेहमान आज जुड़ेंगे। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ एहतशामुल हक जुड़े हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, टीएमसी के विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी। मेरे साथ अनुराग वर्मा स्टूडियो में जुड़े हैं और मेरे साथ प्रभात रंजन मिश्रा जुड़ रहे हैं। प्रभात रंजन मिश्रा पैम्फलेट की तरफ से लगातार पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार ग्राउंड पर रहकर बंगाल के चप्पे चप्पे पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। बहुत उन्होंने रिपोर्ट करी, तो आज उनसे भी हम जानेंगे कि ज़मीन पर क्या कुछ है। शुरुआत कर रहा हूँ 1.5 मिनट एहतशामुल हक और चारू प्रज्ञा जी, आपको देता हूँ 1.5 मिनट अपनी बात रखने के लिए। एहतशामुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, दीदी घबराई, दीदी घबराई और इसीलिए ड्रामा हाई, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल नहीं है अशोक श्रीवास्तव जी, हम लोग घबराए हुए नहीं है। हम लोग मतलब समझ लीजिए पूरे कॉन्फिडेंट में है। 4थी बार सरकार बनाने जा रही है, हम लोग चौका मारने जा रहे हैं। 4 मई को फिर से जो जनादेश ईवीएम में बंद है, हमारे जितने मतदाता पश्चिम बंगाल के, जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों का समझ लीजिए साथ में काम करते हैं। उनका कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे पश्चिम बंगाल में, उनका सपना साकार नहीं होगा और 230 सीट कम से कम लेके आएंगे। 4 मई को 4थी बार फिर से हमारी नेत्री ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है और पश्चिम बंगाल की जनता का मैं आभार व्यक्त करूंगा। 2 बजे का जब समय होगा 4 तारीख को, देखेंगे पूरा देश, पूरा राज्य समझ लिए ममता बनर्जी के फिर से समझ लिए एक बार, इसलिए कि यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू की बात की है, घुसपैठिया की बात की है, रोहिंग्या की बात की है, उसके अलावा कोई बात नहीं था। उनके पास मुद्दा नहीं था कोई। मतलब आज केंद्र सरकार जो है, जितने भी समझिए भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर के, हमारे होम मिनिस्टर से लेकर के, राजनाथ सिंह से लेकर करके 19 केंद्र के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट की मंत्री यहाँ, मुख्यमंत्री यहाँ आकर करके यहाँ डेरा डाले हुए थे। और एक नारी 100 पर भारी, मुझे बोलने में बहुत गर्व है कि मैं ममता बनर्जी का सेना हूँ, का सिपाही हूँ, एक आदमी सा, और एक नारी 100 पर भारी। 4थी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। 2 तारीख को 4थी बार चौका लगने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से अशोक जी मैं कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आपने कहा, आपका आत्मविश्वास देखकर मुझे अच्छा लगा और होना भी चाहिए, हर किसी को आत्मविश्वास होना चाहिए। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, ये आत्मविश्वास फिलहाल इस बार मतलब हम लोगों को तो ममता बनर्जी में नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोग ज़मीन से जुड़े हैं, आप लोगों को अगर लग रहा है तो फिर ठीक है, आपको शुभकामनाएं। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, आप लोग खामखा मतलब ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि भाई, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई उनको हार की महक आ गई है। टीएमसी को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, वो तो पूरे कॉन्फिडेंट दिख रही है टीएमसी। आज की लाइन अशोक जी है, दीदी घबराई इसीलिए ड्रामा हाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कह रही हूँ। पहली बार इस बार वोटिंग के दिन
दीदी भवानीपुर में बूथ से बूथ गई हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी सी झलक रही थी। पूरे दिन उन्होंने यही किया और उसी रात से ड्रामा चालू हो गया। किस प्रकार का ड्रामा? देखिए, पहले तो कभी उन्होंने वीडियो जारी नहीं की वोटिंग के बाद, हाथ जोड़कर, जनता से विनती कर कर, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर कर। ये डर का पहला संकेत। दूसरी चीज, अभिषेक बैनर्जी ने अभी से धमकी देनी चालू कर दी कि देखो, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो देखते हैं कि दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आएगा 4 तारीख के बाद तुम्हें बचाने। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। इस शब्द में बात करिए। आज कल्याण बैनर्जी के आपको शब्द बताती हूँ। अमित शाह जी को धमकी देते हैं, कहते हैं आके बैठ गए 15 दिन यहाँ पर, इनकी वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। एसेंशियली उन्होंने ये मान लिया कि ये चुनाव हार रहे हैं। कल्याण बैनर्जी के बाद कुणाल घोष का बयान। कुणाल घोष का बयान तो इतना ज्यादा खराब था अशोक जी। कहते हैं कि प्री पोल हमको प्रोवोकेशन हुआ है, इसीलिए पोस्ट पोल हम वायलेंस करेंगे। न्यूटन की थ्योरी उन्होंने कही। न्यूटन की थ्योरी जो कहती है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। उन्होंने ये कहा कि अगर एक्शन ये है कि जनता हमारे खिलाफ वोट डाल रही है तो रिएक्शन हमारा ये होगा कि हम और खून बहाएंगे। ये सारे संकेत हैं। ममता दीदी का जो भय का एक उन्होंने बड़ा सा महल खड़ा कर रखा था, ये महल इस बार ढह गया है। जनता जिस प्रकार से वोट देने के लिए उमड़ी है, इस भय की राजनीति के खिलाफ आके खड़ी हो गई है। ओके, फिलहाल आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर टीएमसी को, क्योंकि चारू जी मैंने वो बयान नहीं देखा, लेकिन अगर इस तरह का बयान दिया गया है किसी टीएमसी के नेता ने, मैं आपसे विनती करूंगी अपनी टीम से बोलिए, अपनी टीम से बोलिए, इस बयान को खोज लीजिए और इस बयान को इस शो के दौरान जरूर चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा बयान दिया गया, हालांकि ऐसा बयान दिया गया तो कोई वो बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन हमें याद दिलाता है, बिल्कुल याद दिलाता है कि खून खराबे की राजनीति इनका यही तरीका है। नहीं, वो बात मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस वहां होती रही है कि सेंट्रल फोर्सेस वहां तैनात रहेंगी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी। क्योंकि आपको याद है पिछली बार चुनाव जीतने के बाद भी टीएमसी ने जिस प्रकार से खून बहाया था, न जाने कितनों को मारा पीटा गया था। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से अपने हाथ धोने पड़ गए थे। कितनी महिलाओं को मोलेस्ट किया गया था, कितनों का रेप किया गया था, और ये तो चुनाव जीतने के बाद था। जो भी आप कह रही हैं वो बड़ा, हारेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, जो भी आप कह रही हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में पहले भी पोस्ट पोल वायलेंस होती रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कुणाल घोष का बयान ढूंढवा लीजिए। बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कहता हूं कुणाल घोष का वो बयान जरा निकालें जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि जो है एक दूसरा बयान जो हम बात कर रहे हैं कल्याण बैनर्जी का, वो हम चला नहीं सकते, क्योंकि देश के गृह मंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझे नहीं लगता कि एक किसी भी चैनल को उतनी घटिया भाषा में कोई सांसद बोले तो उस सांसद को भी अपनी टीवी पर जगह देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही घटिया भाषा है जिस भाषा का प्रयोग जो है कल्याण बैनर्जी ने किया। और फिर से कह रहा हूं, कल्याण बैनर्जी इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल, उन्होंने तो अपनी सांसद महुआ मोइत्रा को नहीं छोड़ा था, उन्होंने टीएमसी की महिला सांसद के ऊपर भी जो शब्द कहे थे मैं दोहरा नहीं सकता। लेकिन ये सब चीजें बहरहाल ये एक अलग विषय है। लेकिन एहतशामुल जी, देखिए इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है टीएमसी की तरफ से, ये कोई उनका आत्मविश्वास तो नहीं दिखा रहा ना, जो अमित शाह के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और जी देखिए, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, हम समझते हैं कि मर्यादा उनको रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। देखिए, अगर इस तरह की कोई भाषा का मर्यादा अगर ये नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है। मैं भाषा के मर्यादा के ऊपर मैं बात तमाम पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अशोक जी, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं या हमारी बहन चारू प्रज्ञा कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनने जा रही है। देखिए, 7 एनालिसिस में, जिसमें 5 एनालिसिस जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन 2021 में भी इनका बड़ा स्लोगन था, अब की बार 200 के पार, अब की बार 200 के पार। लेकिन जनता ने जनादेश दिया और जाकर के लेकिन इस बार जो है इनका डिमांड था 170 सीट। 170 सीट में हम जीतेंगे। 170 के हिसाब से आप देखिए 50 का आंकड़ा, ये जब 4 तारीख का समय आएगा तो 50 का आंकड़ा ये पार नहीं कर पाएगा। ओके, चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। हाँ,
जी देखिए, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इस बार क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस इतनी भारी संख्या में पश्चिम बंगाल में तैनात थी, इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से गुंडागर्दी होती है, जितना खून खराबा होता है, लोगों की मौत होती है, कम से कम वो कंट्रोल रहा। लेकिन आपको पता है इस बार भी चुनाव आयोग 2 मई को बहुत सारे बूथों पे फिर से रीपोल कराने जा रहा है। वो रीपोल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टीएमसी के लोगों ने फिर इस प्रकार की हरकतें की। आपको 2 उदाहरण देती हूँ। कुछ जगहों पे उन्होंने जहां पर भाजपा का बटन था ना ईवीएम की मशीन पर, उस बटन को ही टेप कर दिया कि अगर कोई चाहे भी भाजपा के लिए वोट डालना, उन बूथों में वो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि टेप था। इस वजह से रीपोलिंग हो रही है। कई सारी जगह टीएमसी के लोगों ने एक और काम किया, इत्र लगा दिया भाजपा के बटन पर। सो जो ईवीएम की मशीन होती है उसमें जो भाजपा का बटन था उस पर इत्र लगाया, क्योंकि वो पर्सन मार्किंग कर रहे थे। अशोक जी, इस हद की मार्किंग की जब कोई बाहर आए भाजपा का बटन दबा के, तो उनके पास जो महक आए, पता चल जाए किसने किसको वोट दिया। और पिछली बार की तरह फिर से टारगेटिंग करके, सिर्फ क्योंकि किसी की विचारधारा आपके साथ अलाइन नहीं होती, आप जाकर खून खराबा करेंगे। अब मैं आपको कितने ऐसे उदाहरण गिनाऊं, कितने ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं के नाम गिनवाऊं जो या तो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, अपने परिवार में अपनी माताएं, बहनें, पत्नियां, बहनों के साथ दुष्कर्म अपनी आंखों के सामने होते हुए देख चुके हैं। कितने लोगों के हाथ पैर मुंह तोड़े गए, कितने लोगों की जान ली गई। इस बार ये बचा रह गया, लेकिन फिर भी रीपोल तो हो रहा है ना अशोक जी। और जो आज मुझे एग्जिट पोल की बात बता रहे हैं, मैंने माना वो केवल संकेत होता है, लेकिन उससे बड़ा संकेत मुख्यमंत्री जो आज हैं उनके चेहरे की शिकन है, उनके हाव भाव में जो टेंशन है वो है। जिस प्रकार से वो अभी भी धरना देने की कोशिश कर रही है, स्ट्रांग रूम की बात कर रही है, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि वो बहाने ढूंढने निकल चुकी हैं हार के। ठीक, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं ये बता दूं कि सीधी सी बात है कि सबके अपने अपने दावे हैं। चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस चुनाव को लेकर के बहुत कुछ कहा सुना गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, पहले दिन से लेकर आज तक ममता बनर्जी और टीएमसी सिर्फ आरोप आरोप आरोप, एसआईआर पे आरोप, इस पे आरोप। लेकिन उनकी हर शिकायत को देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एहतशामुल जी, अगर 4 तारीख को 2 बजे नतीजे आपके फेवर में आए तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। लेकिन अगर आपके विपक्ष में चले जाएं तो छाती मत पीटिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने जो जो कहा, हर चीज पर, हर कदम कदम पर उनकी सुनवाई हुई है। ये देश की अदालतों में सुनवाई हुई है, कोलकाता जो है हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और ताजा खबर यह है, जो अभी रीपोलिंग की बात बताई, रीपोलिंग तो हो रही है, लेकिन साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कल जो है ममता बनर्जी जो कह रही थी कि वहां पर जो काउंटिंग डे पर सिर्फ केंद्रीय जो है कर्मचारी ना हो बल्कि स्टेट के भी हो, उसको लेकर के जब वो हाईकोर्ट गई, कोलकाता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, चुनाव आयोग जो कर रहा है सही है। और उसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट टीएमसी गई। टीएमसी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन उसके बावजूद भारत की अदालत ने यह देखते हुए कि ममता बनर्जी के लिए, और सोमवार को ये चुनाव के जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बाकायदा शनिवार को उनके लिए सुनवाई का दिन रखा। कल ममता बनर्जी को एक और सुनवाई का मौका सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे आप हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह आपको सुनवाई मिली है। उसके बाद आप छाती मत पीटिएगा कि देखिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें तो हरा दिया जी, ये तो एसआईआर हो गई। एसआईआर से लेकर हर कदम कदम पर चुनौती देकर आप लोगों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, तो कम से कम देश की अदालतों का, देश की कानून व्यवस्था का, देश के संविधान का सम्मान कीजिएगा, इतना मेरा कहना है। अभिषेक तिवारी, उम्मीद की जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हर चीज की सुनवाई हो चुकी है तो इस तरह की बहानेबाजी किसी भी तरफ से, मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी हारे तो बीजेपी को भी बहाने बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर टीएमसी हारे तो टीएमसी को भी बहाने बनाने का कोई अधिकार, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। अशोक जी, बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगा दिया बंगाल के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, जो मणिपुर जल रहा है, जहां पे हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, गृह मंत्री जी को उनकी चिंता नहीं है। और चारू प्रज्ञा जी क्या कह रही हैं कि चुनाव के बाद भी वहां पे सेंट्रल एजेंसियां लगी रहेंगी। हाँ, उनको फिक्र तो है बंगाल का, लेकिन उनको मणिपुर का फिक्र नहीं है
जहां पे आबरू लूटे जा रहे हैं, जहां पे इज्जत लूटे जा रहे हैं, जहां आज भी मणिपुर चल रहा है, लेकिन देश के गृह मंत्री प्रचार मंत्री बन के रह गए, उनको प्रचार में ज्यादा दिलचस्पी है, वही चीज कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब भारतीय जनता पार्टी पहले क्या करती है, अभी नया चीज बंगाल चुनाव के अंदर ऐड की, मैं बताता हूं क्या। पहले ये पार्टियां तोड़ते थे, दूसरे कार्यकर्ताओं को अपने तरफ जोड़ते थे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके प्रताड़ित करने का कार्य करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं उनके साथ उनको भी भगाने का कार्य करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण परसों जो आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल जी की जमानत हुई है, जब चुनाव के बाद ईडी ने हाथ खड़ा कर लिया कि मुझे कोई समस्या नहीं है, इनको रेगुलर बेल दीजिए। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? यह दिखाता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान को ताक पे रख करके लोकतंत्र की हत्या करती है। यह किसी से छुपा नहीं है। और अशोक जी, बड़ा हैरानी की बात है, अभी परिणाम आने में लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय है। थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करिए। जिस तरीके से बैकग्राउंड आप लोग बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है चुनाव जीत गई है, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी का वहां सफाया होने जा रहा है। पिछली बारी से कम सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत। अभिषेक जी सुनिए, और एक चीज और, हाँ। हम लोग टीएमसी जो भी करे चुनाव के बाद, मेरा मानना है कि वो जो भी दिक्कतें अभी हम लोग बता रहे हैं वो आगे भी बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये हार जाती है तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो 294 विधानसभा सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रहे थे, क्या वो इस्तीफा देंगे? देश के गृह मंत्री पूरे देश की समस्या छोड़ करके बंगाल के अंदर 15 महीनों से बैठे हैं, वो क्या इस्तीफा देंगे? ये आज देश की जनता, बंगाल की जनता पूछ रही है। ओके अभिषेक जी, देखिए ऐसा है, ये एक मिनट चारू जी आ रहा हूँ, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए अभिषेक जी, आपका दर्द मैं समझता हूँ, आपने पार्टी तोड़ने की बात कही, बाकी बात की, वो मैं आपका पर्सनल जो निजी आपका दर्द है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। देश ईडी को लेकर आपका दर्द, मेरे सवाल पर अभिषेक जी नहीं आए, बाकी सब कुछ उन्होंने कहा। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मेरे सवाल पर नहीं है, बाकी आपने सब कुछ कहा। जहां तक माहौल बनाने की बात है, देखिए माहौल बनाने से तो कुछ होता नहीं ना। अगर हम कह देंगे लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, हम जो माहौल अभी जो बन रहा है वो दो कारण से बन रहा है। एक एग्जिट पोल, और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, हर बार चुनाव के बाद एग्जिट पोल को लेकर बहुत कुछ कहा सुना जाता है, तो माहौल बनता ही है देश में चर्चा होती है, डेमोक्रेसी आपको अपने, तो हमारे माहौल बनाने से ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने वोट दिया वो वोट पलट जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो माहौल बना, और दूसरा माहौल जो बन रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक करियर में, और मैं यहां पे जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से एहतशामुल जी को छोड़ करके यहां पर बाकी जितने लोग हैं, मेरा उन सबसे अनुभव राजनीतिक जो चीजों पर रिपोर्टिंग करने का अनुभव आप सबसे ज्यादा है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ममता बनर्जी जैसी लीडर को पिछले 30 साल में मैंने आज तक इतना पैनिक में नहीं देखा जितना आज मैं देखा। यही बोल रही थी, मैंने आज तक नहीं देखा। और ये माहौल ममता बनर्जी खुद बना रही हैं। और अभी एक मिनट, और आप तो बात कर रहे हैं ना, अभी चारू जी ने कुछ कहा, मैंने आज तक ममता बनर्जी को मतदान खत्म होने के बाद मंदिर जाते नहीं देखा, लेकिन इस बार मैंने देखा कि मतदान खत्म हुआ, वो मंदिर की घंटी बजाने गई। तो मतलब आपकी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ने आपकी घंटी बजा दी, इसलिए आज आप मंदिर में घंटी बजाने गई। तो माहौल हम नहीं बना रहे। अभिषेक जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी एक मिनट चारू जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभिषेक जी चारू जी रिस्पॉन्ड कर ले, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने पॉलिटिकल चीजों में कमेंट दीजिएगा जरूर। अरे बिल्कुल दूंगा, रुकिए बिल्कुल दूंगा। टीएमसी के पक्ष में जितनी जोरदार बैटिंग आप लोग कर रहे हैं, मतलब राघव चड्ढा के जाने के बाद जिस तरह से आप लोग अग्रेसिव हो गए हो, तो वो मैं आपको पूरा मौका दूंगा। चारू जी बोलिए। जी अशोक जी, अभिषेक जी बहुत भले इंसान हैं और उनको दर्द बहुत ज्यादा है अपने कुछ सांसद खोने का। ये दर्द इनको 1-2 साल पहले नहीं था, जब इनके यही सारे सांसद इन्हीं के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते थे, इनका पर्दाफाश करते थे, तब इनको चिंता नहीं हुई, तब संभाल लिए होते तो बेहतर चलता। लेकिन क्योंकि आज हमारे डिबेट का विषय बंगाल है और हम टीएमसी की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस बंगाल के ऊपर आती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना ममता दीदी पहले कभी बूथ से बूथ गई, ना ममता दीदी पहले कभी
चुनाव के बाद वीडियो बनाकर जनता से कोई विनती करी, ना पहले कभी ममता दीदी चुनाव खत्म होने के बाद मंदिर गई। और सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बताती हूँ, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज हुई है अशोक जी, वोटिंग परसेंटेज अगर 92.47% हुई है, ये वोटिंग परसेंटेज केवल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि ये एंटी इंटिमिडेशन है। जब लोगों को डराया धमकाया जाता था ना कि वो घर से भी बाहर ना निकले, कह दिया जाता था तुम्हारा वोट हम डाल देंगे, किस प्रकार से पिछले चुनाव, और आपको याद होगा अशोक जी क्योंकि उस समय मैं भी आपके शोज पर थी, किस तरीके से चुनाव के दौरान हम पूरे दिन में मेरे ख्याल से 100-125 ऐसे इंस्टेंसेस डिस्कस करते थे कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई, यहाँ वोटर्स को जाने नहीं दिया, यहाँ भाजपा के नेताओं को पीट दिया, किसी की गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। इन कंपैरिजन इस बार ऐसे जो इंसिडेंट्स थे कम थे। तो जो भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है वोट डालने के लिए, वो केवल इसीलिए है क्योंकि इस बार वो सुरक्षित थे। अभिषेक जी, मेरा सवाल हो जाए, मेरा सवाल बनर्जी को उखाड़ के बाहर नहीं फेंका, हाँ एक मिनट आपको दूंगा, मेरा सवाल पश्चिम बंगाल नहीं देश बर्बाद होगा। एक मिनट अभिषेक जी, एक मेरा सवाल हो जाए, जो आप ही ने सवाल उठाया था, मैं चारू जी से वही सवाल का फिर आपको 30 सेकंड दूंगा। चारू जी, एक बात उन्होंने कही कि भाई गृह मंत्री 15 दिन तक वहां पे रहे, देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है, मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया, होम मिनिस्टर सब कुछ छोड़कर ये कह रहे हैं कि 15 दिन तक वहां बैठे रहे, क्यों? अच्छा देखिए, जब पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के बारे में बात होती है तब आपको गृह मंत्री के बारे में बात नहीं करनी होती। जब हमारे देश के गृह मंत्री 5 बार पश्चिम बंगाल जाकर ये कहते हैं कि बीएसएफ को फेंस बनाने के लिए जमीन चाहिए, तब आपको गृह मंत्री याद नहीं आते। पश्चिम बंगाल में जब मुर्शिदाबाद जलता है और हिंदुओं को अपने घर से पलायन करना पड़ता है, इतनी पुलिस वहां होने के बाद वहां के कोर्ट को उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेनी पड़ती है, तब आपको वो सब सिक्योरिटी नहीं दिखाई देती, आपको डिस्कस नहीं करना। इस बार आपकी दुखती रग ये है कि हमारे चाणक्य वहां गए तो आपको शोर है चुनाव हारने वाले। मैं तो मतलब आपके ऊपर हंस रही हूँ, मुझे लगता है आपकी बातें और एक और संकेत में जोड़ लेनी चाहिए। एग्जिट पोल के अलावा, ममता बनर्जी के बयान के अलावा, कल्याण बनर्जी के बयान के अलावा, अभिषेक बनर्जी की धमकी के अलावा, कुणाल घोष की धमकी के अलावा अभिषेक तिवारी का नाम भी जोड़ लेते हैं अशोक जी। चलिए देखिए, एक बात तो अभिषेक जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, हाँ आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, एक बात का तो है, देखिए चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस भी हो या लेफ्ट भी हो, जो खुद ममता बनर्जी से त्रस्त हैं, उन सबको 2 चीजों के बहुत दर्द है कि होम मिनिस्टर 15 दिन तक वहां क्यों बैठे, और दूसरा इतने सिक्योरिटी फोर्स क्यों भेजे गए। इस बात का दर्द तो है, लेकिन बंगाल की जनता इस बात से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। देखिए, बोलिए अशोक जी। चारू जी की मजबूरी है चूंकि वो भाजपा की प्रवक्ता हैं, लेकिन महिला होने के कारण मणिपुर के अंदर जो माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा मैं समझता हूं कि इनको दर्द जरूर होगा, लेकिन अब क्या करें, बेचारी भाजपा की प्रवक्ता, उनका पक्ष तो रखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आंकड़े की बात हुई, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं अशोक जी, मैं समझता हूं डेटा का मतलब क्या होता है। ये 92% की बात कर रही थी, 92% अगर आप नंबर में बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड की बात करेंगे, तो पिछली बार के मोटा मोटा बराबर ही हुआ है, नहीं इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ये डेटा आपका गणित फेल हो गया, मेरी तरह आप गणित, मुझे लगता है आप भी मेरी तरह गणित में फेल हुए थे, मैं भी गणित में फेल हुआ था, मुझे लगता है आप भी फेल हुए थे, क्योंकि सब पहले चरण में एब्सोल्यूट नंबर्स में, मेरे पास अभी दूसरे चरण का डेटा नहीं है, पहले चरण में एब्सोल्यूट नंबर में 20 लाख वोट ज्यादा पड़े, 20 लाख। तो आपका गणित जो आप भूल गए, आप आम आदमी पार्टी में आके गणित आपका कमजोर हो गया। नहीं, मेरे पास डिग्री ओरिजिनल है, मेरे पास डिग्री है। अरे डिग्री आपके पास ओरिजिनल होगी, डिग्री आपके पास, मैं आपकी डिग्री को कतई चैलेंज नहीं कर रहा। मनीष सिसोदिया होते तो उनकी डिग्री को जरूर चैलेंज कर देता। मैं आपकी डिग्री को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मनीष सिसोदिया या भगवंत मान होते तो उनकी डिग्री और उनकी दूसरी डिग्री दोनों को चैलेंज कर देता। आज भगवंत मान की दूसरी डिग्री की भी चर्चा हो रही है, उस पे एफआईआर हो रहा है। हाँ, अभी एफआईआर करा रहे हैं, जो वो ठीक है, मुंह बंद कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका एफआईआर करा दो। अशोक जी, हम भाजपाई थोड़ी नहीं, हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले। अरे सर आप छोड़िए, वहां मत जाइए, कंप्लीट तो करने दीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैंने बोला कि दोनों चरण मिला करके मोटा माटा एक
जितना पिछले बार वोटर पोल्ड हुआ था इस बार भी लगभग उतना नहीं, हुआ ये गलत है, आंकड़ा तीसरी गलत बात, है। ममता आंकड़ा आप दे दीजिए। मैं बिल्कुल देता हूं। अभी आपको मैंने आपको बताया पहले चरण में 20 लाख ज्यादा वोट हुए। आप तो दोनों मिला करके बता दीजिए। दोनों मिला के बता देता हूं। चलिए, मैं गलत हूं, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन ये आंकड़ा बता दीजिएगा। नंबर 3, जहां तक ममता जी की बात है, वो स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की बात हो, वो अपनी कानूनी जो अधिकार है उनका प्रयोग कर रही थी। ये शुभेंदु अधिकारी को जाने को कौन रोका है, वो भी जाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे केंद्रीय बल लगा करके बंगाल के वोटर को डराने और धमकाने का कार्य किया है। ममता बनर्जी वहां की बेटी है और बंगाल की जनता इस बार बंगाल के अस्मिता बचाने का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से राजनीतिक अतिक्रमण इन लोगों ने फैला रखा है, बंगाल के अंदर जाकर के ये अतिक्रमण फैलाना। सुनिए, ओके, सुनिए, हो गया, सुनिए, हो गया। चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। 1 मिनट मैं पूछना चाह रही हूँ अभिषेक जी से, सब लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, जिस जोश के साथ आप टीएमसी को डिफेंड कर रहे हैं, क्या आप टीएमसी तो ज्वाइन नहीं करने जा रहे, क्योंकि आपकी पार्टी तो अब खत्म सी हो गई है। टीएमसी के नेता से ज्यादा आपका टीएमसी का कोई साथ दे रहा है आज, तो वो मुझे बड़ी हैरत होती है, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। आपको जरूर चारू जी मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मुझे बड़ी हैरत होती है, ये राघव चड्ढा से लेकर के संदीप पाठक को मेरे पास ट्वीट पड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया महाभ्रष्टाचारी राघव चड्ढा, और वो राघव चड्ढा चलिए सुनिए मेरी एक मिनट अब सुनिए, एक मिनट बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। ये मेरी आज की डिबेट ना राघव चड्ढा पे है, ना भगवंत मान की आज की डिग्री पर है। मैं आज की मेरी डिबेट ना संदीप पाठक पर है, ठीक है ना। तो मुझे इससे हटकर, क्योंकि ये सब चीजें आज गॉड है, मुझे बंगाल पे ही बात करनी है। लेकिन मैं एक बात कह के फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। देखिए, अभी अभिषेक जी आपने कहा बंगाल की बेटी अभिषेक जी, वो अभया भी थी आरजी कार में, और बंगाल की बेटी और मां के साथ क्या हो रहा है वो आप ये देखिए। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, आरजी कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, जब उनकी मां चुनाव मैदान में उतरी इंसाफ के लिए, वो कोई कुर्सी के लिए चुनाव में नहीं उतरी, अपनी बेटी को जो आज दुनिया में नहीं है, जिसके साथ इतनी शर्मिंदगी हुई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उतरी थी। और उनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए, उन बूढ़ी मां के सामने अश्लील बातें की गई उनकी उस बेटी के लिए जो आज दुनिया में नहीं है। कौन सी बंगाल की बेटी की बात करते हैं आप? अरे मणिपुर में जो हो रहा है वो बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिन जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, ममता बनर्जी कहती है अरे उसका तो अफेयर होगा। ममता बनर्जी कहती है दो लड़का लड़की साथ घूम रहे थे इसलिए हो गया। कम से कम मणिपुर को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया था, लेकिन बंगाल में हर रेप को, हर बलात्कार को टीएमसी जस्टिफाई करती रही। और आज किस मुंह से आप बात करते हैं बंगाल की बेटी की? ये भावनात्मक मुद्दे लाएंगे ना तो मैं इतना गोला बारूद भर दूंगा यहां पर उन मुद्दों का कि मुंह छुपाते आप लोग फिरेंगे। प्रभात रंजन मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिएगा 1 मिनट। जी सर। प्रभात रंजन मिश्रा, आप लंबे समय से बंगाल में हैं, लगातार हर कोने कोने जा रहे हैं। एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, आपको वहां पर क्या दिखा और क्यों दिखा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी जो नजर है, आपने जो देखा। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। दी पैम्फलेट की टीम 1 फरवरी को यहां आ गई और उसी दिन हमको ये समझ में आ गया था कि ये चुनाव न डेवलपमेंट का चुनाव है, न स्कूल का चुनाव है, न एजुकेशन का चुनाव है, न हॉस्पिटल का चुनाव है, न बेसिक फैसिलिटीज का चुनाव है, न वेलफेयर स्कीम्स का चुनाव। ये चुनाव रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का चुनाव है, जहां नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन के सामने आप रिपोर्ट अगर करेंगे तो आपके चारों ओर सिविल पुलिस आ जाएगी। एक कहावत है कि किसी को इतना भी मत डराइए कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। अभिषेक भाई, यहां पे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म हो गया जैसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूं। वर्षा हासदे पुरुष है, आदिवासी दातन का, जिसके घर पे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं पहुंच पा रही है प्रधान के कारण, जिसके यहां किसी भी प्रकार की योजना नहीं पहुंच पा रही है।
उसने सरकार से सिर्फ डिमांड रखी, नतीजा अपने घर से 100 मीटर दूर भी नहीं, उससे भी करीब में लटका हुआ पाया गया। उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उसकी मां भीख मांग के खा रही है। रात में खाना मिलेगा तो खा पाएगी, वरना नहीं खा पाएगी। सिर्फ वर्षा हंसदा नहीं, दूसरा नाम है बच्चू। बच्चू आदिवासी समाज का बंदा, भारतीय जनता पार्टी करता था, अपनी जरूरतें की बात उठाता था। अगवा किया गया, 2 दिन यातनाएं दी गई और उसके बाद उसी तरीके से लटका दिया गया। उसकी बीवी जो है, उनके दोनों कानों में ट्यूमर, दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और छोटा जो बच्चा है उसको ट्यूमर है। भुवनेश्वर जाके इलाज कराना पड़ता है क्योंकि मेदिनीपुर में आदिवासी बेल्ट में अस्पताल की सुविधा नहीं है। एक महिला जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, मेरी वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, उसे 4 घंटे उसी के पारे में नंगा करके निर्वस्त्र करके रखा गया। अपराध, उसका हस्बैंड भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मुर्शिदाबाद, जहां के मुस्लिमों ने उसी दुकान से सामान खरीदा, उसी से रोजी रोटी पाई, वक्फ कानून के आड़ में उस घर को जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाओं ने पुलिस को फोन किया, ममता सरकार की पुलिस को, और पुलिस ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्या। 113 घर निशान बना बना के बिल्कुल घेर के जलाए गए, पुलिस नहीं पहुंची, लोग बुझा ना सके। इस चीज से जलाने से पहले पानी की टैंकी को तोड़ा गया। आरजी कर जो हुआ उसकी चर्चा हम सब करते हैं। दरअसल दिक्कत ये होती है कि बड़े बरगद के आगे छोटी छोटी चीजें जो है वो छुप जाती है। घोड़ा हमारा डूब चुका है, गंगा सागर डूब सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। 2023 में तीस्ता बाढ़ में, तीस्ता बाजार में जो घर डूबे, कूच बिहार में जो घर डूबे, जलपाईगुड़ी में जो घर डूबे, जिसके लिए केंद्र सरकार से पैसा पहुंच गया, वो अब तक नहीं पहुंचा है। हम 2026 में है, 2026 में 258 रुपए पर डे। प्रभात, आपको एक मिनट रोक रहा हूं। एक काउंटर क्वेश्चन मुझे आपने जो इंपॉर्टेंट बात कही, आपने जो सारी जो कहानियां बता रहे हैं वो बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं और बंगाल की जमीन से जुड़ी कहानियां हैं। आपने कहा ये चुनाव डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन का चुनाव था, बाकी कोई मुद्दा यहां नहीं। ममता बनर्जी ने भी नहीं उठाया और बीजेपी ने कितना उठाया मैं नहीं जानता। बीजेपी ने भी कुछ कुछ उठाया हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा तो बात नहीं हुई। बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, उनके लिए तो जरूर ये डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन का चुनाव था, लेकिन क्या बंगाल की आम जनता के लिए, ये जो आप कह रहे हैं, उनके लिए भी ये डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन का चुनाव रहा? क्योंकि वो तो हर बार वोट देते रहे ना। बिल्कुल सर, देखिए वो वोट करते नहीं रहे सर। उनकी, मैं इस वक्त जहां हूं, मैं अपनी लोकेशन एग्जैक्ट बता सकता, जिस विधानसभा में मैं हूं ना सर, वहां बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक कर दिए जाते थे और एक गाड़ी जाती थी और कह दिया जाता था आपका वोट हो गया है, आज मेरी बात सुन लो, 5 साल दिक्कत नहीं होगी। उत्तर हावड़ा में टीएमसी का एक गुंडा रोहित जायसवाल अंतिम समय में बूथ टैंपरिंग के लिए गया था, जिसको हम ही ने पकड़ा था। वो किंग्स रोड जाने वाला था और बवाल करने के लिए, और बाद में हमने उसको पुलिस के हवाले करवाया था। आईपीएस साहब थे जिन्होंने उसकी गिरफ्तारी करवाई थी। भवानीपुर में बाईपोल हुए थे, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव हार गई। बाईपोल में कुछ बूथ्स पे भारतीय जनता पार्टी को लीड हासिल हुई थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके घरों पर पथराव हुआ, शीशे फेंके गए। ये एक एक जन का दर्द है सर। वर्षा हंसदा कोई कार्यकर्ता नहीं था, पवन जना कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो तो कोविड बंदी था। कोविड बंदी था, उसके सर पे कुल्हाड़ी से मारा गया, वो मर गया। ये आप लोग बोल रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता हरगोविंद दास और चंदन दास लेफ्ट पार्टी के व्यक्ति थे। बिल्कुल देश के तमाम मीडिया संस्थानों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। शर्जील की आवाज उठाते हैं, उमर की आवाज उठाते हैं, अफजल गुरु का बेटा कितना पढ़ लिया गया है वो बताते हैं। ये बता दीजिए इतने लोगों में हरगोविंद दास को और चंदन दास को ही क्यों मारा गया? बिल्कुल, आप बिल्कुल, हरगोविंद दास और चंदन दास असलियत में करते क्या है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं, बेचने का काम करते थे, बीड़ी बात हम यही चाहते हैं कि हमारे 2 टूक में चंदन दास और हरगोविंद दास की आवाज उठे। और आज इसलिए मैंने आपको जोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पर शर्जील इमाम के लिए बात करने वाले बड़े सारे जो है एक्टिविस्ट हैं, छाती पीटने वाला गैंग है, बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो छाती पीटते हैं और ये कहते हैं कि एक जो आतंकी मानसिकता का आदमी है उसके जेल जाने पर छाती पीटेंगे, सड़क जाम करेंगे, और उसके ऊपर राहुल गांधी से लेकर जो है अरविंद केजरीवाल तक छाती पीटेंगे, ममता बनर्जी तक छाती पीटेंगे। लेकिन हरगोविंद दास और जो है चंदन दास जैसे लोगों के बारे में कोई नहीं बोलता। और इसीलिए हम कहते हैं कि 2 टूक में हम उनकी आवाज उठाएंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है।
इससे कहीं हम जा नहीं सकते। मैं अनुराग आपके पास आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं ड्रामा हाई, ममता दीदी घबराई। ये सवाल इसलिए क्योंकि मतदान होने के बाद ईवीएम तो अभी उनकी काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आया और मतदान खत्म हुआ उसके बाद लगातार ममता बनर्जी जो है हाई वोल्टेज ड्रामा जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको लग गया है कि इस बार जो है बाजी हाथ से जा रही है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग वर्मा, छोड़ दीजिए एग्जिट पोल, आपका राजनीतिक अनुभव, आपकी राजनीतिक रिपोर्टिंग का अनुभव, बंगाल की क्या कहानी कहता है? देखिए अशोक जी, जो मेरा अपना मानना है, जो जिस तरह से 92-93% वोटिंग हुई है, जो वोटर जिस तरह से निकला है, वो किसी को उखाड़ देने के लिए, मतलब वो कौन सी पार्टी होगी वो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन किसी ना किसी का डब्बा गोल होना है, ये तो पक्की बात है। देखिए, इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने बुरी तरह से ममता बनर्जी को चक्रव्यूह में फंसा दिया। बहुत बुरी तरह ममता जी फंस गई हैं, जो अब वो कैसे निकले वो समझ नहीं पा रही हैं। उनको डर ये है कि कहीं इस बार फिर नंदीग्राम रिपीट ना हो जाए, ये एक डर है। इन लोगों ने जिस तरह से इनको जो भवानीपुर में जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई वहां पे आपने सबसे स्ट्रांग अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि आप पूरे वेस्ट बंगाल को कवर करेंगी या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाएंगी? अपनी सीट बचाना भी जरूरी है और स्टेट में जीतना भी जरूरी है। भवानीपुर में पोजीशन ये है कि ये पिछली बार 58,000 के आसपास से जीती थी, इस बार 44,000 वोट वहां पे SIR में कटे। उसमें क्या है, जो माना जा रहा है कि मैक्सिमम वोट वहां इनके कटे हैं। वहां ये कैसे ये एक वहां के जो लोकल लोग बताते हैं कि वो उनके कटे हैं, उसमें मुस्लिम वोटर जो है काफी तो आप उनके आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट टीएमसी नहीं, मैं वो पुष्टि नहीं कर रहा हूं। हाँ। जो गलत वोट है, अगर वो वहां पे कोई बांग्लादेशी रह रहा है, अगर उसका वोट कटा है, या कोई वहां नहीं रहता उसका वोट कटा है, तो कटना चाहिए ना। अगर उसके नाम से कोई दूसरा वोट डाल रहा है तो नहीं डालना चाहिए ना। देखिए, SIR की प्रक्रिया में कहीं कोई भाई अगर कोर्ट ने उसको जस्टिफाई कर दिया, कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो आप कौन होते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले? जब उस प्रक्रिया को कोर्ट ने क्लियरेंस दे दी तो ठीक है, एकदम ठीक हुआ होगा। उसके बाद इनका जो मेन उस सीट पे जीतने का जो इनका जो ट्रम्प कार्ड था, वो था वहां मुस्लिम जो 20 से 25%, उसके अलावा बंगालीज। वहां पे आउटसाइडर्स बहुत ज्यादा है। जिस तरह से शुभेंद्र अधिकारी ने आउटसाइडर्स को वहां पे मोबिलाइज किया है, वो जबरदस्त रहा है। उसके अलावा वहां हुमायूं कबीर ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इन सारी चीजों में अब ममता बनर्जी को जो सेकंड फेज की वोटिंग हुई है उसमें समझ में आ गया। फर्स्ट फेज में समझ तो आ गया होगा, लेकिन सेकंड फेज में उनकी देखिए, ममता बनर्जी बड़ी जीवट वाली नेता हैं। ऐसे वो कोई उनके आप जो लड़ने की क्षमता है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो आखिरी समय तक जो है पूरी दमदारी से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और वो दिखा रही हैं। अब जो आज की तारीख में पोजीशन ये है कि उनको 4 तारीख की शाम को क्या बोलना है उसकी भी तैयारी करके रखनी है। तो इन्होंने आज कल जो है उसकी जो है एक तरह से पटकथा लिख दी है कि 4 तारीख की शाम को उसमें क्या बयान होने हैं, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। क्योंकि ये इस चुनाव में
जनता ने जिस तरह से ये मन बना लिया कि भाई अब ये डर की राजनीति खत्म करो, वही जो अभी हमारे प्रभात जो कह रहे थे, प्रभात जो कहते हैं इतना मत डराओ, रिस्टोरेशन का चुनाव है, इतना मत डराओ किसी को कि डर खत्म हो जाए। तो शायद यही हुआ, और डर तो था फिर भी, लेकिन केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण जो है एहतशामुल जी, ममता बनर्जी घिर गई हैं, ऐसा सब लोगों को लगता है, जो बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी, जो बंगाल से बाहर है उनको भी। हाँ, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट प्रभात आ रहा हूँ। हाँ बोलिए एहतशामुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 2 आदमी का जवाब देना चाहता हूँ। अशोक जी, सबसे पहले प्रभात रंजन मिश्रा जी जो है, प्रभात रंजन मिश्रा जी जो है, ये पेशे से समझ लीजिए कि पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पत्रकारिता कम भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा काम करते हैं। ये पिछले 1 फरवरी से यही काम कर रहे हैं। एक भी चीज अगर मैंने बोली है सर, अगर वो एक मिनट प्रभात जी रुकिए, मैं जवाब दूंगा। 1 मिनट सुनिए एहतशामुल जी, सुनिए, ये वही टैक्टिस मत खेलिए कि जहां आपके, एक मिनट सुनिए, ये टैक्टिस मत खेलिए कि जहां कोई आपको जमीनी हकीकत दिखाने लगे वो भाजपा के लिए काम कर रहा है। वो बाकायदा पैम्फलेट एक पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से गए थे, और आज वो मेरे मेहमान हैं, ठीक है ना। तो आप किसी पर आरोप लगाने की, सुनिए, किसी पर आरोप लगाने, उन्होंने जो बोला अगर उसके बदले में आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं तो बोलिए ना। जब आप आरोप लगाते हैं इसका मतलब आपके पास फैक्ट्स का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास है, मैं बोलिए, उसी के हिसाब से बोलिए। इतने अच्छे जब वो एनालिसिस कर रहे हैं तो क्यों ने मणिपुर के ऊपर में बोले, वो क्यों ने हाथरस के ऊपर में बोले? अरे महाराज एहतशामुल जी 1 मिनट, नहीं एहतशामुल जी 1 मिनट रुकिए। चुनाव इस वक्त बंगाल में हो रहा है, और एक रिपोर्टर अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग बंगाल की कर रहा है तो बंगाल में बैठ के मणिपुर की स्टोरी नहीं बताएगा। ये आपको सुनिए एहतशामुल जी, 1 मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात। शुरू में मुझे लगा था कि टीएमसी वाले जो हैं वो पैनिक में हैं, लेकिन अभी आप जिस तरह से एक पत्रकार पर हमले कर रहे हैं उससे मुझे लगता है आप भी पैनिक में हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, तो जवाब फैक्ट्स पे दीजिए ना। सुनिए, 1 मिनट, जवाब फैक्ट्स पे दीजिए ना। उन्होंने मणिपुर में रिपोर्टिंग की नहीं की, उससे आपको क्या मतलब है? वो बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, ये मुर्शिदाबाद मणिपुर से कम जगह है क्या? ये मुर्शिदाबाद के लोग बीएसएफ कैंप की बात नहीं कर रहे, आप लोग एक सेकंड। और हमारे मित्र जो अभी बोल रहे हैं, अनुराग वर्मा जी, कि शुभेंदु अधिकारी जी जीते थे लास्ट माह से, तो वो लोड शेडिंग करके जीते थे, मालूम होगा। ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था, 1750 वोट से ममता बनर्जी जीत गई थी, लेकिन अंधेरा कर दिया गया आधा घंटा। आपने साबित कर दिया, ये एहतशामुल जी साबित कर दिया आपने, ये देश की किसी अदालत में। एहतशामुल जी 5 साल से देश की अदालत में लड़ रहे हैं, साबित कर दिया क्या आपने? शुभेंदु अधिकारी पे कितने मुकदमे कर दिए वो तो बताइए। ये मामला कोर्ट में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अरे तो कोर्ट में है, 5 साल से कोर्ट। अरे कोर्ट में तो बहुत कुछ होता है। कोर्ट में तो अभिषेक बनर्जी का भी मामले हैं। ठीक है, लेकिन जो बात है, जहां आग लगी तो धुआं तो निकलेगा, ये बात समझ नहीं आती। अरे मामूल जी, उनके ऊपर 21 एफआईआर करी गई हैं, 21 एफआईआर करी गई हैं। जब हादसे के बाद ममता जी के 21 एफआईआर करी गई हैं। सुनिए मेरे एक मिनट एहतशामुल जी, सुनिए, मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूं सब 1-1 मिनट में अपनी बात रख लें, मेरे पास समय कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बजाय इसके कि इस पर आप हमला करें, उस पर हमला करें, जो फैक्चुअल चीजें हैं उसका फैक्चुअली आप जवाब दे दीजिए तो चलेगा। बोलिए। जो भी हमारे यहाँ मतदाता 92 से 93% हमारे पश्चिम बंगाल के मतदाता ने अपना मत का प्रयोग किए हैं 2 फेज में। ये 4 मई को रिजल्ट होगा। ये एसआईआर के विरुद्ध में इस हिसाब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को समझ लिए अधिकार छीना, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट में, वो हमारे यहाँ के आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में अपने मत का प्रयोग किया। और 2 बजे तक 4 तारीख को कम से कम 230 सीट मैं आपसे ठीक उसी दिन मेरे आपके साथ में डिबेट करूंगा। कम से कम 230 सीट लाएंगे और चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ बांग्ला विरोधी जो भी ओके सर, ओके एहतशामुल जी, मेरे पास मेरे पास सुनिए ना, मेरे पास समय कम है सर, मेरे पास समय कम है।
अच्छा हुआ आपने 230 सीटें बोली, क्योंकि ममता जी का कल जो एक वीडियो आया उसमें तो उन्होंने 300 सीटें बोल दी थी। तो पता नहीं 294 में से 300, मेरे ख्याल से अभिषेक जी तो गणित के मतलब उनकी डिग्री है, तो मतलब वो मुझे शायद समझा पाए कि 294 में से 300 सीटें कैसे मिलती है। प्रभात जी 30 सेकंड में जल्दी से। सर बेसिक सी बात है, मैं 3 महीने से बंगाल में हूं, तो बंगाल में ही काम कर सकता हूं। और मुझे एक बात बता दीजिए, मुर्शिदाबाद के लोग परमानेंट बीएसएफ कैंप की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप लोग बहुत केंद्रीय एजेंसियों में सवाल उठा रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते? जंगीपुर के लोग करते हैं कि नहीं करते? बेलडागा के लोग करते हैं कि नहीं करते? ये बता दीजिए जनता को कि हरगोविंद दास के छोटे लड़के ने गलती से एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए उसको कसाईयों की तरह, जैसे कसाई काटता है उस तरीके से हरगोविंद दास को काटा गया। ओके, क्यों छुपा रहे देश की जनता से? ओके, अभिषेक ये बताइए ना लोगों को कि आपने पूरा चुनाव जो है सिर्फ अशोक जी। ओके, अभिषेक 200 अभिषेक कितनी सीटों पे आप उम्मीद कर रहे हैं? ये तो वहां की जनता ने तय कर दिया है, परिणाम मुझे लगता है 4 तारीख को आ जाएगा। मुझे 1 मिनट, आपने वादा किया 1 मिनट दीजिएगा, 30 सेकंड समय कम है। बोलिए जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब दे दूं। देखिए, प्रभात जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से ये बोल रहे थे, मुझे लगता है ये पत्रकार कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बोल रहे थे। इसी पर आ गए आप लोग। अब मुझे 30 सेकंड नहीं, इस तरह के आरोप, इस तरह के आरोप मुझे बोलने सुनिए। 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। बंगाल चुनाव करके हमारी प्लेलिस्ट है, प्लीज एक बार वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपको लगेगा कि एक भी न्यूज़ मैंने गलत बोली है, मैं ये फेक छोड़ दूंगा। अरे मैं कह रहा हूं प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए भाई, बोलने तो दो। प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। अच्छा, ओके, प्रभात जी रुकिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि हम रोहित वेमुला की भी बात करेंगे और हरगोविंद दास जी की भी बात करेंगे, हम बंगाल की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे। हम एज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं। कहीं भी हिंसा होगी हम उसका खंडन करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम लोग महात्मा गांधी के खानदान के, गोडसे के खानदान के नहीं है। हम महात्मा गांधी के खानदान के, गोडसे के खानदान के नहीं है, तो हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, अशोक जी अभी बड़ी बड़ी आप कुछ बातें कह रहे थे, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लश्कर भी तुम्हारा, ये सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, ये कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ओके सर, चारूर प्रज्ञा रिस्पॉन्ड करेंगे 30 सेकंड में, लेकिन 1 मिनट प्रभात जी प्लीज देखिए 1 मिनट। आपने गांधी जी की, आपने कहा आप लोग गांधी जी की संतान हैं। गांधी जी कहते थे शराब पीना महापाप है। गांधी जी की संतान बनने के लिए पहले लोगों को शराब छोड़नी होती है। मेरा सिर्फ एक निवेदन, रुकिए भाई, आप रुकिए, मेरे पास समय नहीं है, बस आवाज बंद कर दीजिए। तो पहले मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, शराबबंदी को बढ़ावा दीजिए। गांधी जी की जो संतान, जो असली है, उसको शराबबंदी को बढ़ावा दे। और दूसरी बात यह है, मुझे हो सकता है, मैं नहीं जानता प्रभात जी को, मैं भी पर्सनली नहीं जानता, हो सकता है कि वो आपके लिए बैटिंग इसलिए भी नहीं कर रही क्योंकि आपकी जब दिल्ली में सरकार थी तो आपने उन्हें जो है कोई राज्यसभा सीट नहीं दी, आपने उन्हें किसी कॉलेज के चेयरमैन का अध्यक्ष नहीं बनाया। और आजकल चर्चे हैं आप लोग क्या क्या कैसे कैसे मीडिया को पंजाब में मोबिलाइज करते हैं, वैसे उनको भी कर दीजिए तो आपके लिए पक्ष में बोलेंगे। चलिए चारू जी, आखिरी 30 सेकंड। जी देखिए, अभिषेक जी ने बंगाल छोड़कर दुनिया में हर चीज की बात कर ली, तो बंगाल पर वापस आ जाते हैं। और बंगाल पर जब हम वापस आते हैं, मैं वापस यही कहूंगी कि टीएमसी के नेताओं के, खासकर ममता बनर्जी के जो हाव भाव हैं, वो संकेत हमको बहुत स्पष्ट और बहुत साफ दे रहे हैं। 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। और ये केवल बंगाल के लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है, ये पूरे देश के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा घाव बन गया था जिस घाव के थ्रू, जिस घाव का इस्तेमाल करके बाहरी ताकतें हमारा बार बार नुकसान करने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो घुसपैठिए हो या जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो गई हो और भय की राजनीति चल रही हो। इस सब पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है अशोक जी, और आप ये मेरी बात याद रखिएगा। 4 तारीख को मुझे अपने शो पर जरूर बुलाइएगा। चलिए 4 तारीख को तो अभिषेक जी रहे, एहतशामुल जी रहे और चारू जी रहे, सभी रहेंगे और नतीजों का विश्लेषण करेंगे। हम तो ये चाहते हैं किसी को भी जीत मिले, हमको तो रसगुल्ले आप जरूर खिलाएं, चाहे चारू जी खिलाएं, चाहे फिर एहतशामुल जी खिलाएं और या अभिषेक जी भी खिला दे, हमें कोई एतराज नहीं है, पर इंतजार करेंगे नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव